आज की क्लास में हम कंजस्टिव कार्डिक फेलियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी उन ट्रीटमेंट्स की हम बात करेंगे जो कंजस्टिव कार्डिक फेलियर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीएचएफ या कंजस्टिव कार्डिक फेलियर है क्या। तो सीएचएफ की कंडीशन में कार्डिक आउटपुट जो होती है इनसफिशिएंट होती है, और इनसफिशिएंट होने की कंडीशन ये है कि जो डिमांड होती है कार्डिक मसल्स की, जो ऑक्सीजन की नीड होती है या टिश्यू परफ्यूजन की जो नीड होती है, वो हार्ट उसको मीट करने में असफल रहता है। तो कार्डिक आउटपुट बेसिकली इनसफिशिएंट होती है। इनसफिशिएंट होने की कंडीशन ये है कि जो टिश्यू टिश्यू परफ्यूजन होता है वो इनएडिक्वेट सर्कुलेशन होने के नतीजे में टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाता। और इसके साथ साथ अगर हम हार्ट फेल्योर की कंडीशन की हम बात करें तो हार्ट फेल्योर प्राइमरी दो तरीके से हो सकता है। एक तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन की वजह से हो सकता है, और दूसरी कंडीशन हो सकती है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन की। तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन क्या है और डायस्टोलिक डिस्फंक्शन क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिस्टोलिक डिस्फंक्शन क्या है। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन ये वो कंडीशन है जिसमें वेंटिकल्स डायलेट हो जाती है, यानी वेंटिकल्स डायलेटेड कंडीशन में होगी, और डायलेटेड कंडीशन होने के नतीजे में सफिशिएंट वॉल टेंशन क्रिएट नहीं होता हार्ट मसल्स के अंदर, यानी हार्ट चैम्बर्स के अंदर सफिशिएंट, यानी हार्ट चैम्बर्स अगर टू बी प्रिसाइज हम बात करें तो वेंटिकल्स के अंदर, वेंटिकल्स की वॉल के अंदर सफिशिएंट टेंशन प्रोड्यूस नहीं होता। और सफिशिएंट टेंशन प्रोड्यूस ना होने की कंडीशन में जो हार्ट से ब्लड का इजेक्शन होगा वो इनएडिक्वेट होगा, यानी जितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड हार्ट से बाहर आना चाहिए वो नहीं आता, और ये कंडीशन कहलाती है सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन की कंडीशन में जो वेंट्रिकल होगा, खास तौर पे लेफ्ट वेंट्रिकल, वो डायलेटेड कंडीशन में होगा। डायलेटेड कंडीशन में होने के नतीजे में जो हार्ट मसल होगा, हार्ट मसल वीक होगा और उसमें सफिशिएंट टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और सफिशिएंट टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा यानी हार्ट मसल्स जो होंगी लेफ्ट वेंट्रिकल की वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो जो भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर नहीं आता, यानी ब्लड का इजेक्शन नहीं होता। ब्लड का इजेक्शन नहीं होता तो ओवरऑल जो बॉडी की जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की वो हैम्पर होगी, यानी इनएडिक्वेट हो जाएगी। इस इनएडिक्वेट ब्लड सर्कुलेशन के नतीजे में टिश्यू प्रोफ्यूजन जो होगा वो इनएडिक्वेट होगा। तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन की कंडीशन जो हमने डिस्कस करी है यहाँ पे, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब ये सिस्टोलिक डिस्फंक्शन किस कंडीशन में डेवलप हो सकता है, तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन डेवलप होगा इस्कीमिक हार्ट डिजीज की कंडीशन, यानी इस्कीमिक हार्ट डिजीज है उसके नतीजे में सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो सकता है। वल्वुलर इनकम्पिटेंसी है, यानी हार्ट के जो वाल्व है इनकम्पिटेंट है, और इनकम्पिटेंट होने की वजह से यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ द ब्लड को मेंटेन नहीं कर पाते। तो वल्वुलर इनकम्पिटेंसी की कंडीशन में भी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन देखा जा सकता है। इसके साथ साथ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन है, यानी हार्ट की जो मसल है जिससे हार्ट के चैम्बर्स बने हुए हैं अगर उनमें डायलेटेशन प्रोड्यूस हो रहा है और ये कार्डियोमायोपैथी के नतीजे में हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन डेवलप हो सकता है। मायोकार्डाइटिस की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में सिस्टोलिक डिस्फंक्शन डेवलप हो सकता है। या टेकी एरिथमिया की कंडीशन है, यानी हार्ट रेट जो होगा वो ज़्यादा है और ख़ास तौर पे एट्रियल फाइब्रिलेशन की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में सिस्टोलिक डिस्फंक्शन डेवलप हो सकता है। तो टेकी एरिथमिया या एट्रियल फाइब्रिलेशन की कंडीशन में जो हार्ट मसल होता है वो रैपिडली वाइब्रेट करता है, और रैपिडली वाइब्रेट करने की कंडीशन ये होती है कि रैपिड वाइब्रेशन तो होता है पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंट्रक्शन नहीं होता। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द कंट्रक्शन ना होने के नतीजे में जो इजेक्शन ऑफ द ब्लड होता है वो सफर करता है, यानी अल्टीमेटली सिस्टोलिक डिस्फंक्शन डेवलप होगा। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि सिस्टोलिक डिस्फंक्शन की कौन कौन सी कंडीशन में सिस्टोलिक डिस्फंक्शन डेवलप हो सकता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो सकता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज की कंडीशन में, वल्वुलर इनकम्पिटेंसी की कंडीशन में, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन में, मायोकार्डाइटिस की कंडीशन में, या टेकी एरिथमिया की कंडीशन है, यानी एट्रियल फाइब्रिलेशन की कंडीशन है, वहाँ सिस्टोलिक डिस्फंक्शन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन जो हो सकती है हार्ट फेल्योर की वो हो सकती है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन की कंडीशन क्या है। तो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन की कंडीशन में जो वेंट्रिकल के वॉल्स होंगे वो थिकेंड हो जाते हैं, यानी जो वेंट्रिकल्स
कि जो वॉल जिस मसल से बने हुए हैं उनमें हाइपरट्रॉफी की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, वॉल क्या हो जाएगी, थिकेंड हो जाएगी, और थिकेंड होने के नतीजे में जो हार्ट मसल्स जो रिलैक्स होने चाहिए, वेंट्रिकल वॉल को जितना रिलैक्स होना चाहिए उतना रिलैक्सेशन नहीं होता, और इसके नतीजे में ड्यूरिंग डायस्टोलिक कंडीशन में वेंट्रिकल्स को जितना रिलैक्स होना चाहिए उतना रिलैक्स नहीं होता, और इसके नतीजे में वेंट्रिकुलर फीलिंग जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। यानी वेंट्रिकल्स की फीलिंग डायस्टोल्स के दौरान होती है, और डायस्टोल के दौरान क्यों होती है, तो जो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं, खास तौर पे राइट साइड ऑफ द हार्ट की जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट साइड ऑफ द हार्ट यानी राइट वेंट्रिकल अगर रिलैक्स होगा, रिलैक्स कंडीशन में वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है, और वेंट्रिकुलर फीलिंग तब इम्पेयर्ड होगी जब वेंट्रिकल के वॉल होंगे वो सफिशिएंट अमाउंट में रिलैक्स नहीं होंगे। यानी अगर रिलैक्सेशन अगर प्रॉपर नहीं है और कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो जैसे कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में हमने डिस्कस किया कि ये कंडीशन तब डेवलप होगी जब वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर थिकनिंग डेवलप हो जाती है, और इस थिकनिंग यानी स्ट्रेंथिंग आने की वजह से जो वेंट्रिकल के वॉल होंगे रिलैक्स नहीं होंगे, उस दौरान वेंट्रिकल की फीलिंग नहीं होगी, और वेंट्रिकल की फीलिंग नहीं होगी तो उस कंडीशन में कार्डिक आउटपुट लो होगा। अब बात करते हैं कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन किस कंडीशन में देखी जा सकती है। तो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन देखी जा सकती है सस्टेन्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन में, यानी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और सस्टेनेबल कंडीशन में है, यानी ब्लड प्रेशर परसिस्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में डायस्टोलिक डिस्फंक्शन की कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा एओर्टिक स्टेनोसिस की कंडीशन है, तब डायस्टोलिक डिस्फंक्शन की कंडीशन देखी जा सकती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है किसको, तो उस कंडीशन में डायस्टोलिक डिस्फंक्शन की कंडीशन देखी जा सकती है। एवी यानी एट्रोवेनस फिस्टुला डेवलप हो गया या शंट डेवलप हो गया, उस कंडीशन में डायस्टोलिक डिस्फंक्शन की कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी डायस्टोलिक डिस्फंक्शन की कंडीशन देखी जा सकती है। अब बात करेंगे सीएचएफ के लिए हम क्या ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकते हैं, या सीएचएफ पेशेंट को जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं तो हमारा गोल क्या होता है। तो ट्रीटमेंट का गोल खासतौर पे सीएचएफ की कंडीशन की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के दो गोल होते हैं। पहला गोल ये है कि कंजेस्टिव कंडीशन है उसको रिलीव करना, यानी लो आउटपुट की कंडीशन है उसको हमें रिलीव करना है, और साथ साथ में कार्डिक परफॉर्मेंस को रिस्टोर करना है। दो बेसिक हमारे गोल्स होते हैं अगर हम सीएचएफ के पेशेंट को डील कर रहे हैं या सीएचएफ के पेशेंट को अगर हम ट्रीट करना चाहते हैं। तो एक तो यह जो कंजस्टिव कंडीशन डेवलप हो रही है, यानी लो आउटपुट की कंडीशन डेवलप हो रही है और उसके सिम्टम जो डेवलप हो रहे हैं उसको रिलीव करना है, साथ साथ में कार्डिक परफॉर्मेंस यानी कार्डिक आउटपुट को हमें रीस्टोर करना है। तो दो बेसिक हमारे गोल्स हैं सीएचएफ के ट्रीटमेंट का। अब हम बात करेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं जो हमारे गोल्स हैं सीएचएफ के पेशेंट को ट्रीट करने का। एक तो कार्डिक आउटपुट और लो आउटपुट कंडीशन को, दोनों ही कंडीशन को हमें रिस्टोर करना है। लो आउटपुट सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करना है, या कंजेस्टिव कंडीशन जो डेवलप हो रही है उसको रिलीव करना है, और साथ साथ में कार्डिक फंक्शन जो इम्पेयर्ड हो गई है उसको हमें उसको रिस्टोरेशन के लिए हमें एफर्ट करने हैं। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं उन ड्रग्स की मदद से जो यहाँ डिस्प्ले की गई है। तो सीएचएफ की कंडीशन में हम जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं आइनोट्रोपिक ड्रग्स की मदद से। आइनोट्रोपिक ड्रग्स इसमें डायजोक्सिन की कंडीशन है, डायजोक्सिन आते हैं, डोबुटामीन है या डोपामीन है, या एमरिनॉन है, या मिलरिनॉन है। तो आइनोट्रोपिक ड्रग्स की मदद से हम जो हमारा फर्स्ट गोल है वो अचीव कर सकते हैं। आइनोट्रोपिक ड्रग्स की हमने क्लास यहाँ डिस्कस करी कि आइनोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर डायजोक्सिन भी है, डोबुटामीन भी है, डोपामीन है, एमिरिनॉन है, या मिलरिनॉन है। इसके अलावा डायरेटिक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेटिक्स में बेसिकली फुरासोमाइड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या थियाजाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी इनिबिटर्स हम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ARBS वैसोडायलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजल इसके अंदर ARBS वैसोडायलेटर्स के अंदर जो ड्रग्स आती है हाइड्रोलाजीन है, नाइट्रेट्स है, ये नाइट्रोक्लोसाइड है। इसके अलावा ब्यूटा ब्लॉकर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
सपोज करिए कि टैकीकार्डिया की कंडीशन है, उस कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मेटोप्रोलोल है, बिसप्रोलोल है, कार्डी कार्बिडिलोल है या नेबिवोलोल है। तो थोड़ा सा हमें डिस्कस कर लेते हैं। अगर एनोट्रोपिक ड्रग्स हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कार्डिक रेट कम है, वहाँ एनोट्रोपिक ड्रग्स में इस्तेमाल करेंगे, यानी ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है वहाँ इस्तेमाल करेंगे। डायबिटीज की कंडीशन हम डायबिटिक्स वाली जो ड्रग्स हैं या डायबिटिक्स हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ हाइपरटेंशन की कंडीशन परसिस्ट कर रही है। एसी इनहिबिटर का इस्तेमाल भी बेसिकली हमारा ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। इसके अलावा ARBS या वेसोडायलेटर्स हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ हमें ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है, या इस्कीमिक कंडीशन को अगर इस्कीमिक कंडीशन को रिवर्ट बैक करना है तो उस कंडीशन में हम वेसोडायलेटर्स इस्तेमाल करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ टेकीकार्डिया की कंडीशन है, तो टेकीकार्डिया की कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करेंगे। तो इन ड्रग्स को CHF की कंडीशन में पेशेंट की फिजिकल फाइंडिंग के हिसाब से, पेशेंट की रिपोर्ट्स के हिसाब से, पेशेंट की ECG फाइंडिंग के हिसाब से और हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से इन ड्रग्स का इस्तेमाल हम जस्टिफाइड तरीके से कर सकते हैं। यानी जो जो दो गोल्स हैं हमारे CHF के ट्रीटमेंट का, उनको अचीव करने के लिए इन ड्रग्स को पेशेंट की क्लिनिकल फाइंडिंग, पेशेंट की जो फिजिकल फाइंडिंग है, पेशेंट की जो लैब फाइंडिंग है, पेशेंट की जो वाइटल्स मॉनिटरिंग है, उसके बिहाफ पे इन ड्रग्स को हम जस्टिफाइड तरीके से इस्तेमाल करके हमारे जो ट्रीटमेंट का गोल्स है उसको अचीव कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे कि इसके अलावा और क्या ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे। तो रिवर्सल ऑफ द डिजीज, खास तौर पे डिजीज प्रोग्रेशन या प्रोलॉन्गेशन ऑफ द सर्वाइवल की कोशिश हम कर सकते हैं। इसमें हम एसी इनहिबिटर का इस्तेमाल करेंगे, बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करेंगे, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में बेसिकली स्पाइरोनोलेक्टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या एप्लेरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लेरिनोन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आगे हम इन ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस ड्रग्स को बेसिकली जो हमने डिस्कस किया है उनको एक फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर की कंडीशन में या जो ड्रग्स इस्तेमाल होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में ड्रग इस्तेमाल होंगी, उनको इन फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली ड्रग जो है आइनोट्रोपिक ड्रग्स है। आइनोट्रोपिक ड्रग्स में भी 3 क्लास है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं जिसके अंदर डायजोक्सिन है या डायजोक्सिन, और इसके साथ क्यूबेन है, इनका इस्तेमाल होता है, या उबेन है। इसके साथ सिंपैथोमिमेटिक्स ड्रग्स आती हैं। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स के अंदर डोबुटामीन है या डोपामीन है। PDE3 इनहिबिटर्स हैं जिसके अंदर इनामेरिनोन आता है या मिलिरिनोन आता है। इसके अलावा डायरेटिक्स के अंदर जो 2 क्लास है डायरेटिक्स की, हाई सीलिंग इसमें फुरोसमाइड है या ब्यूमेटेनाइड है। थियाजाइड्स क्लास के अंदर जो डायरेटिक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। और इसके अलावा जो एल्डोस्टेरॉन है उसमें एस्पारिनोलेक्टोन है, एप्लीरिनोन है। इसके अलावा बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स के अंदर मिटोप्रोलोल है, बिस्प्रोलोल है, नेबिवोलोल है या कार्बिडिलोल है। वेसोडायलेटर्स में जो ड्रग्स आती हैं उनकी 3 क्लास है। वेसोडायलेटर्स जो प्योरली वेसोडायलेटर्स है, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट है, आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट है, इनका इस्तेमाल वेसोडायलेटर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्ट्रियोलर और वेनोडायलेटर्स भी हैं, यानी आर्टेरियोलर भी है और वेनोडायलेटर्स भी हैं, यानी इनकी जो कंबाइंड इफेक्ट होता है आर्ट्रियोल्स को भी डायलेट करेंगे और वेन्यूल्स को भी डायलेट करेंगे। इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे आर्ट्रियोलर डायलिटेशन भी होगा और वेन्युलर डायलिटेशन भी होगा। आर्ट्रियोलर डायलेटर्स यानी प्योरली जो आर्ट्रियोल्स को डायलेट करेंगी वो ड्रग्स हैं हाइड्रोलाजिन। तो हाइड्रोलाजिन की मदद से हम आर्ट्रियोलर डायलिटेशन हम अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर जिसे एसी इनहिबिटर हम कह रहे हैं। तो एसी इनहिबिटर्स में रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स के अंदर जो क्लास है वो है एसी इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स में 2 क्लास है, एसी इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन या 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स।
सबसे पहले एसी इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो एनलप्रिल है, रेमिप्रिल है या कुछ अदर ड्रग्स आती हैं। इसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के अंदर जो ड्रग्स आती है लोसार्टन है, कैंडिसार्टन है, इर्बिसार्टन है और भी ड्रग्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे डाइजॉक्सिन के बारे में। तो डाइजॉक्सिन की जो ओरल डोज होती है इसमें हम 0.25 mg से लेकर 0.5 mg पर डे दे सकते हैं। अगर एल्डरली पीपल है उसके अंदर हमें डोज रिडक्शन की जरूरत पड़ती है। इसमें 0.125 से लेकर 0.25 mg पर डे हमें देना होता है और अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ओरल डोज को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आईवी हम दे रहे हैं डाइजॉक्सिन को तो आईवी हम देंगे 0.25 mg स्लो देंगे, स्लो आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। उसके बाद 0.1 mg पर 1 to 2 आवर हम देनी होगी ऐसे पेशेंट को। तो पहले हम बोलस जो देंगे, बोलस आईवी स्लो इंजेक्शन हम देंगे 0.25 mg स्लो देंगे। उसके बाद 0.1 mg 1 से 2 घंटे के ओवर हम देते हैं, यानी ओवर 0.1 mg देंगे ओवर 1 to 2 आवर। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है या ये हमारा डोज है डाइजॉक्सिन देने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लिए जो ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल है डाइजॉक्सिन के लिए वो है डाइजॉक्सिन के नाम से ही 0.25 mg की टैबलेट होती है या 0.05 mg पर ml। पीडियाट्रिक एलेक्जेर भी आता है और 0.5 mg पर 2 ml का इंजेक्शन भी आता है। इसके अलावा जो अदर ब्रांड नेम है मार्केट के अंदर वो है लेनॉक्सिन के नाम से। लेनॉक्सिन 0.25 mg की टैबलेट है। कार्डिरोक्सिन के नाम से भी है और डिक्सिन के नाम से भी मार्केट के अंदर ड्रग अवेलेबल है, जिसके अंदर 0.25 mg की टैबलेट होती है और 0.5 mg पर 2 ml का इंजेक्शन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है इना इनम इनमिरॉन के नाम से या एमिरिनॉन के नाम से ड्रग है। अगर इनमिरिनॉन अगर यूज करना चाह रहे हैं तो आईवी डोज इसकी होगी 0.5 mg पर केजी हम देंगे। आईवी बोलस के फॉर्म में अगर इंजेक्शन देंगे पहले तो आईवी बोलस हम देंगे 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हम देंगे। उसके बाद मैक्सिमम इन्फ्यूजन जो हम दे सकते हैं वो 10 mg पर केजी इन 24 आवर दे सकते हैं। इसके लिए जो ब्रांड नेम है वो है एमीकोर के नाम से आता है। जो 5 mg पर ml इसके अंदर कंटेंट है, 20 ml का एम्पूल आता है। कार्डिटोन के नाम से जो ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसके अंदर भी इनमिरिनॉन है। इसके अंदर 5 mg पर ml इसके अंदर इनमिरॉन है और इसका जो एम्पूल आएगा 20 ml का एम्पूल आता है। नेक्स्ट जो ड्रग है मिलिरिनॉन। मिलिरिनॉन को आईवी अगर देना है उस कंडीशन में 50 माइक्रोग्राम पर केजी हम आईवी बोलस के फॉर्म में देंगे। इसके बाद 0.4 से लेकर 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इन्फ्यूज करेंगे। यानी पहले हम बोलस देंगे 50 माइक्रोग्राम पर केजी, यानी पेशेंट अगर 50 केजी का है तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 यानी 2500 माइक्रोग्राम पर केजी हम देंगे। और उसके बाद हम 0.4 से लेकर 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इन्फ्यूज करेंगे। इसके लिए जो ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो है प्राइमाकोर के नाम से। प्राइमाकोर आईवी 10 mg पर 10 ml का इंजेक्शन आता है मार्केट में। तो क्लास में यही रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कुछ अदर ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे।